भी सारनाथ के पिलर्स पे देख सकते हैं, लुम्बिनी के पिलर्स पे देख सकते हैं। और सारनाथ वह जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम वाराणसी में हैं। इट्स रेनिंग क्वाइट अ बिट। लेट्स सी। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान को सारनाथ डियर पार्क कहते हैं। बोधि प्राप्ति करने के पश्चात भगवान बुद्ध ने यहीं अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस पूरे परिसर में मंदिर, स्तूप एवं ध्यान के स्थान बने हुए हैं। सम्राट अशोक ने यहाँ धर्मराजी का स्तूप, धामेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। के बाद you can see that Dhammeka Stupa. This is the most imposing structure in this ruins area. अभी हम जिस स्थान में हैं वह धर्म चक्र जिन विहार कहलाता है। यह एक भव्य मठ हुआ करता था जो कन्नौज की एक बौद्ध महारानी कुमारी देवी द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दान दिया गया था। हम देख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर यह करीब 760 फीट लंबा है अभी तक जो खुदाई हुई है उसके अनुसार, और पूर्व की ओर इसमें 2 प्रवेश द्वार भी हैं जिनकी आपसी दूरी 290 फीट है। मठ के तहखानों को करीब 8 फीट ऊंचा लिया गया है और पूरे परिसर को कई पुराने मठों के अवशेषों पर बनाया गया है। सारनाथ वह जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 अनुयायियों या शिष्यों को सबसे पहले बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाया था। बोधि प्राप्त होने के पश्चात वे यहाँ पे सारनाथ आए। उनको मालूम था अपने दिव्य ज्ञान से कि मेरे शिष्य जो पहले चले गए थे वे अब यहाँ पर आवास करते हैं। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इसी स्तूप स्थल पर अपना प्रवचन दिया था। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश दिया, एंड ऑफिशियली बुद्धिज्म वाज as a religion was set up here. So that's why an stupa was erected. एक स्तूप का निर्माण हुआ to commemorate that event. ठीक है, और ये जो स्तूप है वो कई चरणों में बना, सक्सेसिव फेजेस, राइट फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC से लेके कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी में इसको एनलार्ज किया गया। इसकी हाइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज अबाउट 41 मीटर, समवेयर यू विल फाइंड 43 मीटर। और स्तूपा इज कवर्ड अप टू 11 मीटर विद दिस चुनार लाइमस्टोन। You mean जो पेंट वो करे हुए हैं कार्विंग? हाँ, कार्विंग वाले देख रहे हैं, स्टोन पार्ट है। हाफ ऑफ द स्तूपास आर इन ब्रिक, बट मोस्टली 11 मीटर इज मोस्टली ऑन स्टोन कार्विंग। सो ये गुप्ता के टाइम की कार्विंग है। और सम ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग्स कैन बी सीन हियर, व्हिच इज इन मोस्टली ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न्स। और निशेज हैं। ये रेड क्या है सर? रेड पोर्शन क्या है? ऊपर वाला? ऊपर पत्थर ही तो है। नहीं तो ये कभी और बना है किसी और डायनेस्टी में? नहीं, पत्थर जो रेड यूज हुआ है ये रिस्टोरेशन वाला पत्थर है। अच्छा, देखते हो नए नए पत्थर भी यूज हुए नीचे वाले का। अगर रिस्टोरेशन में नया पत्थर नहीं डालेगा तो क्या होगा, आर्कोलॉजी लोग बारिश होगा, ये तो सारा धुल जाएगा ना। और ये जो नीशेस देख रहे हो ना, ये 8 है। तो ये 8 नीशेस डिपिक्ट करता है 8-fold पाथ विच वाज सजेस्टेड बाय बुद्धा, नोबल 8-fold पाथ। और ये सारे नीशेस में बुद्ध की मूर्ति थी, विच इज इन धर्मचक्र पवित्र मुद्रा। तो सैरमन लेक्चर अलग-अलग मुद्राओं में ये बुद्ध की मूर्ति 8 जगह, लेकिन वो 8 क्यों है? 8-fold नोबल पाथ को डिपिक्ट करता है। तो अभी ये सब कहाँ है? सारे अलग अलग म्यूजियम में टूट गए, कुछ रिमेन्स है तो वो म्यूजियम में है, मोस्टली तो लॉस्ट भी हो गए। इधर आइए, इधर सबसे बेस्ट जो है ये सब सारे प्लेन है। देखिए बहुत
लेकिन इधर देखिए ये वाला जो पोर्शन है वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व पोर्शन ऑफ दिस कार्विंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओह ये देखिए ये ओके देखिए कितना ज्योमेट्रिकल फ्लोरल पैटर्न है और ये सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड है ये पोर्शन। तो अभी भी देखिए कितना खूबसूरत। तो मोस्टली गुप्ता पीरियड। ओके थैंक यू थैंक यू। A physical complex geometric complex. Sir, like statue Buddha, madam. Madam singing bowl. Like statue Buddha. Madam. नेपाल सभी अशोका पिलर का खासियत यही था कि देयर वाज समथिंग ऑन द टॉप, सम एनिमल, समवेयर इट वाज बुल, लायन, समवेयर इट वाज हॉर्स। का पिलर व्हिच इज एज इट इज इरेक्टेड एंड बिल्ट बाय अशोका इज इन वैशाली। अनफॉर्चुनेटली अशोक स्तंभ भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन एवं लोक कल्याणकारी धर्म के प्रतीक स्वरूप बनवाए गए थे। स्तंभों पर शिलालेख बौद्ध सिद्धांतों के आधार पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। स्तंभों की लंबाई 40 से 50 फीट होती थी और भार करीब 50 टन। हम यहाँ पर एक पिलर के टुकड़े देख सकते हैं जो बुलेट प्रूफ एनक्लोजर में सुरक्षित हैं। स्तंभ के नीचे का हिस्सा एक ही पत्थर की लंबी लाट होती है जो चिकनी है। वह ऊपर की ओर उसका व्रत थोड़ा छोटा हो गया है। लाट के तल पर कोई अलग से आधार नहीं है। लाट ऊपर के हिस्से से एक धातु से जुड़ी रहती है। पिलर के शेफ्ट के ऊपर नेक या कंठ है और फिर टॉप या शीर्ष है। कंठ के नीचे कमल की पत्तियां उल्टी घंटी की तरह बनी हुई है। गोलाकार कंठ पर सिंह, हाथी, घोड़ा एवं सांड की प्रतिकृतियां हैं। 1950 में अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। मोनोलिथिक रेलिंग या एकाश्म वेदिका ये चुनार के बलुआ पत्थरों के जंगले बने हुए हैं। इस चौकोर रेलिंग की लंबाई 2.54 मीटर्स एवं ऊंचाई 1.45 मीटर्स है। ऐसा लगता है कि इसे धर्मरजी का स्तूप के शीर्ष पर रखने के लिए बनाया गया था। इस पर 2 शिलालेख हैं। ये अध्यापकों को डेडिकेटेड है। मूल गंधकुटी एक भव्य मंदिर के अवशेष हैं। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ध्यान करते थे। चीनी विद्वान हेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई 200 फीट थी। मंदिर एक चौकोर मंच पर बनाया गया है जिसके दाएं और बाएं भाग का माप 60 फीट है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था जहां पर एक भव्य मंडप था। इसका निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। पहाड़ पे है, मोहनिया और भगुआ का नाम सुना होगा तो वहीं पे है। तो ये जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हिंदू फंक्शनिंग टेम्पल। फंक्शनिंग इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ना? ये फंक्शनिंग है, इसका मतलब वही है। स्तूप एक टीले जैसा या एक अर्धगोलाकार संरचना होती है, जैसा कि अभी हमने धार्मिक स्तूप को देखा था, ठीक उसी तरीके से। स्तूप कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें मुख्यतया वे हैं जहाँ पे अवशेष रखे हुए थे बुद्ध के या अन्य भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे या किसी प्रमुख घटना की याद में बनाए जाते थे। हम जो सामने देख रहे हैं वह धर्मराजी का स्तूप के अवशेष हैं। निकाले तो इट इज बिलीव्ड दैट अशोका बिल्ट एंड रीबिल्ट। सम्राट अशोक बुद्ध के एक अनुयायी थे, शायद सबसे बड़े। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों के जो मूल 8 स्तूप थे
उनमें से 7 में से अवशेषों को एकत्रित कर हजारों की संख्या में रेलिक स्तूप के निर्माण करवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए और उनमें से एक यह है जो हम सामने देख रहे हैं, धर्म राज्य का स्तूप। यह एक छोटा स्तूप हुआ करता था जिसका व्यास करीब 49 फीट था, लेकिन कालांतर में 6 चरणों में इसका आकार बढ़ाया गया और यह एक भव्य स्तूप बना। लेकिन सन 1794 में काशी के दीवान ने भवन निर्माण हेतु दोहन के उद्देश्य से इसे नष्ट कर दिया। वह मंजूषा जिसमें बुद्ध के अवशेष थे वह आज भी कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है, लेकिन अवशेषों को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बौद्ध धर्म में परिक्रमा या प्रदक्षिणा किसी भी अनुष्ठान या भक्ति का महत्वपूर्ण भाग रहा है। इसीलिए स्तूपों के चारों ओर हमेशा प्रदक्षिणा पथ होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। इस तरह सारनाथ मृग विहार में 6 प्रमुख स्थानों की सैर करने के पश्चात हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े, जो है श्रीलंकन टेम्पल। इस मंदिर को मूलगंधा कुट्टी विहार भी कहते हैं। सिंपल डिजाइनिंग है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर परिसर में ही बोधि वृक्ष परिसर स्थित है। इसमें हम बुद्ध के 5 अनुयायियों के स्टैचूज देख सकते हैं जो कि बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। यह बोधि वृक्ष जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है उसका सैपलिंग है, यानी उसी का वंशज है। बोधि वृक्ष के चारों ओर धर्म चक्र स्थित हैं। धर्म चक्र जब बनाते हैं तब ये भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनको मंत्रोच्चार किया जाता है और उसके साथ बनाया जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब हम इन धर्म चक्रों को चलाते हैं तब उन सभी उपदेशों को ग्रहण कर लेते हैं जो भगवान बुद्ध ने हमें दिए थे। और इस तरह सारनाथ की यात्रा समाप्त कर हम पुनः लौट पड़े अपने होटल की ओर। शाम को मिलते हैं आपसे गंगा नदी के नौका विहार पर।